हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन विच इज यू कैन से सैंपल पेपर सॉल्यूशन मॉड्यूल। दोस्तों, क्लैट ने जब नया पैटर्न निकाला, दे गिव 3 सैंपल पेपर्स. सो हियर इन दिस मॉड्यूल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस यू कैन से सैंपल पेपर का सॉल्यूशन. सो दिस सेशन विल बी लिटिल लॉन्गिश. ये सेशन सिर्फ सैंपल 1 का है. सैंपल पेपर 2 और सैंपल पेपर 3 के मॉड्यूल अलग से आएंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हम साथ में. ठीक है, पहले आपके सामने इंग्लिश का सेक्शन है. ठीक है दोस्तों, यहां पे मेरा फोकस है कि मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में समझाऊं. ठीक है, और इसलिए दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करता हूं. हाउएवर, साथ साथ में मैं ये आपके ऊपर बताने की जरूर कोशिश करूंगा कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करता हूं. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, ठीक है, एंड आई वांट टू स्कोर मोर, आई वांट टू गेट गुड रैंक, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ एंड विल पॉसिबली सी कि मुझे क्या आता है. ठीक है, हाउएवर उससे पहले मैं थोड़ा बहुत देख भी लूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं. ठीक है, तो मैं ये पहले देख चुका था. ठीक है, और इसलिए मैं यहाँ पहले से चालू कर रहा हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे बात हो रही है ना, लेटर written in January 1885 to his friend Prathama Chaudhary Tagore. So Tagore has written a letter to Prathama Chaudhary, spoke the tension in his own mind between contending forces of East and West. Okay, so there is a fight which is happening in his mind about East and West. Now what is East and West? Okay, so he may be explaining this idea further. I sometimes detect in myself, he remarked, a background where two opposing forces are constantly in action. One beckoning me. To beckon is to call. ठीक है, बुलाना है ना, to call someone. So one is beckoning me to peace and cessation of strife. ठीक है, so शांति और cessation मतलब जो भी परेशानियां हैं उससे मुक्त होना. cessation मतलब उसको रोक देना. and other egging me on to battle. Now look at the word. One is called beckoning, other is called egging. कॉल करना, that is beckoning करना. एगिंग करना मतलब फोर्स करना. ठीक है, किसी को धक्का देना. सो ये आप देखिए कि तो नेगेटिव वर्ड, यहां से टोन पता चलता है. ठीक है, कि एक तरफ, ठीक है, जो बात हो रही है कि जहां पे शांति की बात हो रही है वहां पे ही सेइंग दैट वो मुझे बुला रहा है, और दूसरी तरफ, ठीक है, मुझे बैटल पे धक्का मार रहा है. एगिंग इज फोर्स करना. सो यहां से टोन पता चलता है दोस्तों. यस और नो? सो व्हेन यू आर रीडिंग दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड द टोन. ठीक है, कि ऑथर किसके फेवर में शायद जाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, इट इज एज दो द रेस्टलेस एनर्जी एंड द विल टू एक्शन ऑफ द वेस्ट वर परपेचुअली असॉल्टिंग. लुक एट द वर्ड असॉल्टिंग. असॉल्ट करना इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड. ठीक है, सो जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है, रेस्टलेसनेस होना, ठीक है, वो असॉल्ट कर रहा है. कहां पर? द सीटाडेल ऑफ माई इंडियन प्लेसिडिटी. सो यहां पे जो बात हुई ईस्ट और वेस्ट की, सो ईस्ट हो गया इंडियन शांति की दुनिया, ओके, और वेस्ट हो गया है ना लड़ाई की दुनिया. ओके, तो जो वेस्टर्न का विचारधारा है वो इंडियन विचारधारा के ऊपर अटैक कर रहा है. Hence, this swing of pendulum between passionate pain and the calm detachment. So there is a pendulum which is moving. So I'm sure all of you are aware of our pendulum. Pendulum दोनों तरफ घूमता रहता है. एक तरफ है ईस्ट, एक तरफ है वेस्ट. Yes or no? एक तरफ है calm detachment और दूसरी तरफ है passionate pain. ठीक है, between lyrical abandon and philosophizing, between love of my country and mockery of patriotism. ठीक है, between and each to enter into the list and longing to remain wrapped in the thought. ठीक है, सो बेसिकली एक तरफ मुझे शांति से जीना है, ठीक है, और दूसरी तरफ मुझे पेट्रियोटिज्म का मौकरी करना है. ये सुनो, सो मैं एक तरफ कंट्री के बारे में फिलोसोफाइज करना चालू करूं, मेरे कंट्री के बारे में जो भी है उसके बारे में मतलब अपने विचारों में पड़ा रहूं, और दूसरी तरफ मैं लड़ाई करने के लिए आऊं. दैट इज एंटर इनटू अ लिस्ट. एंटरिंग इनटू लिस्ट का मतलब होना लड़ाई में अपना नाम शामिल करना. ठीक है, तो क्या मैं एक तरफ लड़ाई लड़ूं या मैं एक तरफ शांत रहूं? क्या एक तरफ मैं पेट्रियोटिज्म की मौकरी होते हुए देखता रहूं या दूसरी तरफ मैं लड़ाई लड़ूं? क्या करूं मैं? ठीक है, ये उनके बीच में, उनके मन में लड़ाई चल रही थी, टैगोर के मन में. आई एम श्योर यू नो टैगोर, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है. टैगोर्स मिशन
टू सिंथेसाइज ईस्ट एंड वेस्ट वॉज पार्ट पर्सनल। तो उन्होंने सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज मतलब दोनों का एक ऐसे शायद विचार लिया, ठीक है। तो या तो उन्होंने पर्सनली भी करा और थोड़ा बहुत सिविलाइजेशनल भी हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशनल? इट इज गिवन फॉर द सिविलाइजेशन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन टाइम इट ऑल्सो बिकेम पॉलिटिकल, सो इट्स नॉट जस्ट personal, civilizational, but political. In early years of 20th century, intelligentsia of Bengal. What is the meaning of intelligentsia of Bengal? Intelligentsia का मतलब होता है the people who are intelligent of that region. Yes or no? Intelligent, that is called intelligentsia. So intelligentsia of law, ऐसा अगर बोला जाए तो the people who are very famous for the law, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। Intelligentsia of Bengal was engulfed by Swadeshi movement, engulfed, surrounded by, ठीक है, Swadeshi movement, where protest against British rule were expressed by burning of foreign cloth and rejection of all things Western. After an initial enthusiasm for the movement, Tagore turned against it. तो शुरुआत में उसके फेवर में थे, फिर उसके बाद वो उसके अगेंस्ट चले गए. His ambivalence, he was ambivalent. Ambivalent मतलब दोनों बात को मानने वाला, ठीक है. Anyone who is ambivalent is, let's say anyone who is ambivalent on east and west, so he is actually going with both of them. Yes or no? His ambivalence was expressed in his novel called Ghare Bahire, Home and the World, and more succinctly in a letter written to a friend in November 1908. So I'm sure you know 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात हो रही थी, ठीक है. So 1908 which insisted that patriotism cannot be our final spiritual shelter. So we can't, you can say, get spiritual shelter in patriotism. I will not buy glass for the price of diamonds, ठीक है. Wrote Tagore. बड़ा मेटाफोरिकल पॉइंट बोला दैट आई विल नॉट बाई ग्लास फॉर अ प्राइस ऑफ डायमंड, ठीक है. सो बेसिकली मैं स्पिरिचुअल शेल्टर अगर लेना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं पेट्रियोटिज्म पे नहीं जाऊंगा, बराबर है, ठीक है, क्योंकि पेट्रियोटिज्म के द्वारा मैं अपने देश के लिए अगर कुछ करूंगा, ठीक है, तो वो होगा मैं ग्लास लेके आ रहा हूं. उन्होंने क्या कहा पता है? आई विल नेवर अलाउ पेट्रियोटिज्म टू ट्रायम्फ ओवर humanity as long as I live. So humanity is basically a cost I have to pay when I will go for patriotism. क्योंकि मैं पेट्रियोटिज्म पे जाऊंगा तो मैं ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाऊंगा. मतलब मैं अगर मेरे देश के लिए लड़ूंगा तो मैं ह्यूमैनिटी के खिलाफ लड़ूंगा ना, मैं लोगों को मारूंगा. ये सुनो, सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. सो मैं क्या लेके आऊंगा उसके सामने? अगर मैं पेट्रियोटिज्म लेकर आऊंगा, ठीक है, तो मैं मेरे देश की फ्रीडम लेकर आऊंगा, ठीक है, तो मेरी जो देश की फ्रीडम होगी, ठीक है ना, वो मुझे क्या मिलेगा? ग्लास है वो, ठीक है. और उसके सामने मैं क्या कॉस्ट पे कर रहा हूं? आई एम पेइंग द कॉस्ट ऑफ डायमंड. ओके, सो दैट मीन्स आई एम पेइंग लॉट ऑफ मनी फॉर इट, ठीक है. इन रिटर्न व्हाट आई एम गेटिंग इज वेरी वीक फ्रेजाइल आइटम, ठीक है. ओके, सो आई टुक फ्यू स्टेप्स डाउन दैट रोड. मैं पहुंचा था उस ग्लास को खरीदने के लिए, बट देन आई स्टॉप. फॉर व्हेन आई कैन नॉट रिटेन माई फेथ इन यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी ओवर एंड अबव माई कंट्री, व्हेन पेट्रियोटिक प्रेजुडाइसेस ओवरशैडो माई गॉड, आई फील इनवर्डली स्टार्व्ड, ठीक है. तो जब मैं ह्यूमैनिटी के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैं फेथ नहीं रखूंगा, ठीक है, और जब मैं पेट्रियोटिज्म पे जाऊंगा तो मैं पेट्रियोटिज्म के विचार के द्वारा मेरे भगवान को मैं ओवरशैडो करूंगा एंड आई फील इनवर्डली स्टार्व्ड, ठीक है. तो मैं अंदर से खाली दिखूंगा, जो सही बात नहीं है. ओके, सो दिस इज वेयर हिज फाइट इज बेसिकली बीइंग टॉक्ड अबाउट. यहां पे हमें सिर्फ बताया कि उनके मन में किस तरीके का एम्बिवेलेंस चल रहा है, उनके मन में किस तरीके के अलग अलग विचार चल रहे हैं, ये उन्होंने हमारे सामने शेयर किया. उसके ऊपर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो हमें क्या क्या आएंगे? हमें पूछा जाएगा कि ये उनके मन में अपोजिंग विचार है वो किस चीज़ के हैं, ठीक है. फिर हमें बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड यूज जो किया गया है ना, क्या वर्ड यूज किया गया कि भैया ये इंडियन प्लेसिडिटी क्या है ना, या एंटर इनटू द लिस्ट क्या है ना, ठीक है, एंटर इनटू द लिस्ट, इस तरीके के वर्ड हमें पूछे जा सकते हैं. चलिए देखते हैं पहला सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टू अपोजिंग फोर्सेस दैट टैगोर सेड ही डिटेक्टेड इन हिमसेल्फ, ठीक है. अब आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट दो फोर्सेस उनके दिमाग में चल रहे थे. वन वॉज ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है. वेस्ट क्या बोल रहा था? लड़ाई करो, पेट्रियोटिज्म के लिए भागो.
ईस्ट क्या बोलता था, शांत रहना, ठीक है। सो फोर्स एनकरेजिंग हिम टू राइट मोर एंड फोर्स एनकरेजिंग हिम टू पेंट मोर, नहीं ये बात तो थी ही नहीं। फोर्स एनकरेजिंग हिम टू ट्रैवल वाइडली, ठीक है, ये भी बात नहीं थी। अ फोर्स एनकरेजिंग हिम टू ज्वाइन नेशनल मूवमेंट एंड फोर्स एनकरेजिंग हिम टू टेक अप आर्म्स, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है उसके जैसा, है ना, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है, पर वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है कि लड़ाई लड़ो, ये बोला नहीं है। पेट्रियोटिज्म होना चाहिए। सो फोर्स एनकरेजिंग हिम टू रिमेन काम एंड फोर्स एनकरेजिंग हिम टू फाइट। फाइट इज अ बेटर वर्ड कंपेयर टू टेकिंग अप आर्म। आप ये बोलेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, है ना, टेकिंग अप आर्म और फाइट करना, है ना, वो दोनों सेम नहीं है क्या, ठीक है। दोस्तों बात ऐसी है कि मतलब टैगोर साहब ऐसा फील कर रहे हैं कि क्या मैं नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करूं कि ना करूं। बात है नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करने की। टेकिंग अप आर्म विल बी लिटिल फार, है ना। तो ये थोड़ा सा सटल मुद्दा है कि आप एक तरफ गांधी जी हो और दूसरी तरफ आप हो लेट्स से भगत सिंह, ठीक है। तो आप गांधी जी हो या भगत सिंह हो, उसके बारे में बात हो रही है, उतना सटल डिफरेंस, देश के लिए ही बात हो रही है, पर फिर भी तो यहाँ पे टेकअप आर्म गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन था, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया, लेट्स डू दिस, ठीक है। नंबर 1.2, व्हाट इज द फ्रेज एंटर द लिस्ट मीन्स। एंटर द लिस्ट का मतलब होना इन्वॉल्व होना। कहाँ पे इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व होना जहाँ पे आप कोई लड़ाई में आप घुस रहे हो, उसके बारे में बात है, ठीक है। सो टू बिकम कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल, नहीं, ठीक है। टू बी इन्वॉल्व इन अ कंपटीशन और अ चैलेंज, यस, कोई चैलेंज में अपना नाम लगाना, ठीक है। सो व्हेन यू एंटर इनटू लिस्ट ऑफ योर क्लैट प्रिपरेशन, सो यू आर एंटरिंग इनटू द लिस्ट, ऐसा बोला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे, विच इज इजी, यस और नो। 1.3 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिस्टेंट विद ऑथर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन द पैसेज। स्वदेशी मूवमेंट जो ऑथर ने बोला उसमें क्या था, बहुत ही क्लियर कट बोला था, वेस्टर्न आइडिया वेस्टर्न मर्चेंडाइज को अपोज करना सही बात था। सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्टडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये ऑब्वियसली नहीं है। तो वेस्टर्न स्वदेशी मूवमेंट जब बोला तो वो था स्वदेशी चीजों को फॉलो करना, विदेशी चीजों को रिजेक्ट करना। तो ये अगर नहीं है बी तो ऑटोमेटिकली डी नहीं है। रिजेक्टिंग इंडियन आइडियाज गलत बात है, ये तो बहुत इजी था। आंसर इज ए, ठीक है। 1.4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टैगोर्स रीजन फॉर नॉट लेटिंग पेट्रियोटिज्म ट्राइम्फ ओवर ह्यूमैनिटी। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं ह्यूमैनिटी नहीं फॉलो करता हूं और उसके सामने मैं पेट्रियोटिज्म लेता हूं तो वो कॉस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी है। वही उन्होंने बोला ना, व्हाट आई एम गेटिंग अ ग्लास एट द प्राइस ऑफ अ डायमंड, ठीक है, मैं डायमंड की प्राइस पे ग्लास लेके आ रहा हूं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, यस और नो। सो दैट मींस ही इज इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी, यस और नो। सो व्हाट इज द रीजन ही सेज? He says universal humanity and love for one's God are more important than the love for one's country. Possible था। Western science and technology are more advanced. अच्छा, ये बात तो नहीं पहुंची थी। The West has restless energy and will to action. ये वेस्ट के पास है, पर ये कारण नहीं था ना उनका, ठीक है। इंडियन थॉट इज पीसफुल एंड देयरफॉर अपोज टू द एक्शन। ये दोनों इंडिविजुअल विचार दिए गए थे बट दे वर नॉट एज अ रीजन, ठीक है, टू सपोर्ट ऑथर दैट इज टैगोर्स का व्यू पॉइंट कि पेट्रियोटिज्म ट्राइम्फ ओवर ह्यूमैनिटी के लिए टैगोर तैयार नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही है, आंसर ए हो जाएगा, इजी था। क्वेश्चन नंबर 1.5, द ऑथर डिस्क्राइब्स टैगोर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स पेट्रियोटिज्म एज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑथर टैगोर का एटीट्यूड, है ना, पेट्रियोटिज्म के प्रति किस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। भाई टैगोर का एटीट्यूड कैसा है? टैगोर एम्बिवेलेंट है ना, ठीक है। टैगोर एम्बिवेलेंट है कि दोनों उनको लगता है सही है। पहले शुरुआत में कंफ्यूज थे, फिर बाद में उनको पता चला कि नहीं भैया, है ना, मुझे दोनों के विचार को मिक्स करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो ही सेज हिज लव फॉर all things Western and rejection of all things Indian. That is not a right example that author can give. The idea of the form that protest against British rule should take. Protest कैसा होना चाहिए वहां पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों जब से टैगोर ने ये कहा कि
he wanted to synthesize, second paragraph के शुरुआत में ही बोला that synthesis of east and west were his personal, civilizational and also it became political. So there is nothing in the passage which suggests that Tagore's attitude towards patriotism was an example, ठीक है, of any of the matter, ठीक है, विच इज मेंशन इन कि वेस्टर्न विचार वाला रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है, सॉरी इंडियन रिजेक्ट कर रहा था, वेस्टर्न फॉलो कर रहा था, ठीक है, या ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करने के बारे में बात हो रही है, या इज लव फॉर डीप एंड कंटेम्पलेटिव थॉट, नहीं, आंसर क्या होना चाहिए, सी. ओके, चलिए बहुत इजी था ये, ग्रेट. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, सॉरी पैराग्राफ नंबर 2, ठीक है, इंटरेस्टिंग वन. पैराग्राफ नंबर 2 is talking about, you can say item from, you can say Ragini Chronicles from Aji's Kitchen by अंजलि पुरोहित, वहां से ये पैराग्राफ बना है, ठीक है. सो इफेक्टिवली आई टुक मोर टाइम टू एक्सप्लेन दिस टू यू, सम अराउंड 15 मिनट लिया, बट दैट्स ओके, ठीक है, क्योंकि मैं आपको साथ में एक्सप्लेन भी करे जा रहा था, ठीक है. पर देखते फटाफट. माँ ऑलवेज हैड अ रफ टाइम इन डैड्स हाउस, ठीक है. माँ मतलब उसकी मदर के बारे में बात हो रही है. डैड कौन थे, अंडर सेक्रेटरी इन सिविल सर्विस, थॉट ही मैरिड beneath his position and treated माँ with contempt he felt she deserved. तो डैड को लगा था कि वो अपनी औकात से नीचे, है ना, अपनी पोजीशन से नीचे शादी करी थी और इसकी वजह से जो माँ का तिरस्कार किया जा रहा है, कंटेम्प्ट, अवमानना करी जा रही है, इट इज व्हाट शी डिजर्व्ड. एन ओपिनियन शेयर्ड बाय रेस्ट ऑफ हिज फैमिली एज वेल, मतलब उसकी फैमिली भी यही मानती थी. किसकी फैमिली, फादर की फैमिली. As year after year passed by without any sign of child born into the family, Ma began to lose hope of regaining any respect of the status within her husband's household. ठीक है, तो समय पास होने लगा, बच्चे पैदा हुए नहीं, तो मदर का कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगा. उनको तो होप ही लूज हो गया कि उनको कोई रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं. द इनएविटेबल फॉलोड, फिर जो इनएविटेबल होना था, जो नहीं होना था, वो होके रहा, है ना. मतलब होने को कौन टाल सकता है, ये वर्ड यहाँ पे बोला इन्होंने. शी वॉज ऑर्डर्ड अराउंड, ओवरवर्क, अंडरफेड एंड ऑफन बीटन. शी वुड रेगुलरली बी इल. इट सीम दे वर वेटिंग टू सी एंड ऑफ हर एंड व्हेन शी हेजिटेंटली टोल्ड डैड शी वॉज एक्सपेक्टिंग, नो वन सीम टू एंथुजियास्टिक और हैप्पी. किसी को खुशी ही नहीं हुई, ठीक है. When she said she was expecting का मतलब भाई पता ही है आपको, है ना, हम बोलते हैं कि भाई she is expecting मतलब वो प्रेग्नेंट है. द डिलीवरी वॉज डिफिकल्ट, माई बर्थ वॉज प्रीमेच्योर. अब ये जो ऑथर है वही अपने बर्थ के बारे में बोल रही है. When they learned that the child was a girl, they stopped coming to the hospital. Ma died a week later. They wanted nothing to do with me, an ugly runt of a girl with shriveled up skin, fit only to follow her no good, stubborn mother out of this world. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑथर ने जो उसके पापा के साइड के लोग हैं उनके विचार के बारे में यहाँ पे बताया कि उनके विचार कैसे थे, कि उनको वो गर्ल पसंद ही नहीं थी, ठीक है. उनको लगता था कि वो उसके स्टबॉर्न मदर जैसी ही थी, ठीक है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. दे वर ओनली टू हैप्पी टू लेट मासी टेक ऑफ देयर हैंड्स, ठीक है, and away to her ancestral home in a small coastal Konkan village, Parvi, where she lived with my grandmother, her mother, Haji. ठीक है, सो वो लोग खुश थे. कौन खुश थे, फादर की साइड वाले, कि चलो भैया इसकी मासी उसको लेकर गई, है ना, कहाँ पर लेकर गई, पारवी नाम के विलेज के अंदर, जहाँ पे वो अपनी आजी के साथ रहेगी. सो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, है ना, ग्रेट. द विलेज डॉक्टर shook his head sadly on looking at me. हाँ, shook his head sadly, ठीक है, कि भैया ये तो छोटी बच्ची है, जी नहीं पाएगी. बट माई मासी वॉज एन एडमेंट एज हर सिस्टर हैड बीन. भाई मेरी मासी कैसी थी, मेरी मम्मी जैसी थी, है ना. मासी की सिस्टर कौन, मेरी मम्मी, ठीक है, उसके जैसी थी. शी वॉज वेरी एडमेंट. एडमेंट मतलब बहुत ही ज्यादा रिजिड थी. In that house, I was reared purely on Masi's grit and Aji's determination and loving care as they nursed me with ragi extract. तो मैं मतलब मुझे उन्होंने डेवलप किया उनकी ग्रिट की वजह से, है ना, उनके डिटर्मिनेशन की वजह से और उनके लविंग केयर की वजह से मैं आगे इतनी अच्छी बन पाई. रागी एक्सट्रैक्ट दे रहे थे मेरे को, डाइल्यूटेड काउ मिल्क देते थे, सॉफ्ट हैंड पाउंडेड राइस देते थे, कोकोनट देते थे. डे आफ्टर दे लेबर्ड एज अ बेबी, दे फेड मी रागी एक्सट्रैक्ट मिक्स्ड विद डाइल्यूटेड मिल्क, स्टार्च वाटर फ्रॉम बॉइल्ड राइस, अ लिटिल ऑर्डर दे मेड रागी पॉरिज, देन रागी भाकरी, लड्डूस, सेवैयाँ, एंड मिरेकल टुक प्लेस.
Masi and Aji watched me grow from strength to strength. Now I am 25 years taller than Masi. Sorry, I am 25, a foot taller than Masi, and completing my postgraduate studies in medicine. So that makes a big sense कि जिस तरीके से उसकी मासी और दादी ने उसको ग्रो किया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन. ठीक है, तो दो तीन चीजें एक साथ चली. एक थीम चला कि कैसे रागी की वजह से उसका डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, और दूसरा सोशल कल्चर के बारे में बताया कि कैसे, है ना, फीमेल और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे कमेंट भी लगाई. दो चीज एक साथ चली. ठीक है, वो हम बात यहाँ पे करने वाले हैं. ठीक है, चलिए, ग्रेट. सो ये रहा आपका पहला सवाल 2.1. वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिड हर फादर ट्रीट हर मदर विद कंटेम्प्ट? क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने जो शादी करी है वो अपनी पोजीशन से नीचे करी है. यस और नो? बिकॉज ही फेल्ट ही हैड मैरिड बीनीथ हर पोजीशन, बीनीथ हिज पोजीशन. बिल्कुल सही बात है. 2.1 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था. इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इजी फॉर यू टू आंसर. ठीक है, नंबर 2.2. विच ऑफ द फॉलोइंग can be inferred as the reason why the author's father's family was happy to let Masi take the author away? कि भाई ऑथर के फादर क्यों खुश थे कि उसकी मासी उसको लेके जा रही थी? बिकॉज उनको वो लड़की पसंद नहीं थी. सबसे पहले तो लड़की गर्ल थी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिर उनको लगा वो स्मॉल है, वीक है, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हुआ था. यस और नो? ठीक है, सो चाइल्ड वॉज नॉइजी, चाइल्ड वॉज बोर्न एट इन ऑस्पिशियस टाइम, शी वॉज अंडर नरिश्ड एंड वीक. ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गर्ल होना. ठीक है, और उसके बाद अगली, स्मॉल, वीक, ये सब हो सकते थे. सबसे पहला मुद्दा था गर्ल होना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आंसर होना चाहिए था आपका, यू कैन से, ए. ओके, कंफर्टेबल था दोस्तों? ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट 2.3. 2.3 बोलता है कि व्हाट डज द वर्ड एडमेंट has used in the passage. एडमेंट कहां पे यूज हुआ था? मासी के लिए यूज हुआ था कि मासी मेरी एडमेंट थी जैसे मेरी मदर थी. ठीक है, सो एडमेंट का मतलब होता है रिजिड होना, स्ट्रिक्ट होना, डिटरमाइंड होना. यहाँ पे एडमेंट का वर्ड था पॉजिटिव होना. सो इजीली स्वेड बाय अदर्स ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन से इजीली शिफ्ट हो जाते नहीं. फ्राइटन एंड स्कैर्ड नहीं होगा. हार्ड वर्किंग एंड टर्फ नहीं होगा. रिफ्यूजिंग टू बी परस्यूडेड टू चेंज वंस माइंड वुड बी अ बेटर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नंबर 2.4. 2.4 बोलता है based on the information set out in the passage which of the following is most accurate? पैराग्राफ में से क्या चीज है एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट? पहला, माँ एंड आजी वर केयरलेस. नहीं, वो केयरलेस नहीं थे, वो बहुत ध्यान रखते थे और इसकी वजह से उनको अच्छा खाना वाना मिला. मासी आजी पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑथर टू स्टडी मेडिसिन. नहीं, वो भी बात नहीं हुई. मासी एंड आजी पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन लव इन रेजिंग ऑथर. पॉसिबल है. मासी एंड आजी वर फोर्स टू टेक केयर ऑफ ऑथर अगेंस्ट देयर विशेष. नहीं, आंसर क्या होना चाहिए? सी, है ना, उसके विशेष के खिलाफ थोड़ी काम कर रहे थे. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. आंसर बनेगा आपका सी. क्वेश्चन नंबर 2.5. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सम्स अप ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज? ठीक है, ऑथर का मेन पॉइंट क्या है? ऑथर का मेन पॉइंट ये बोलता है कि मासी और आजी ने उसको अच्छा डेवलप करा. इन, यू कैन से, पैट्रियार्कल सोसाइटी बड़ा प्रॉब्लम था. सो वुमेन शुड नॉट मैरी अबाउट देयर पोजीशन. ये उनका मेन पॉइंट नहीं है. ठीक है, ये बात थोड़ी कर रहे थे. वो बोलते कि ये तो गलत किया उन्होंने, ऐसा बोला था. मासी एंड आजी brought up author with love and determination against all odds and despite her father's family rejecting her. against all odds कैसे हुआ? डॉक्टर ने भी ना बोल दिया. ठीक है, हाँ, तो इसकी वजह से ये हो सकता है. मासी आजी वर एक्सपर्ट्स इन ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन एंड वर मेडिकली क्वालिफाइड. मेडिकली क्वालिफाइड तो कहीं मेंशन ही नहीं हुआ. ऑथर इज टॉलर देन मासी बिकॉज ऑफ जीन्स शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर. ये भी बात नहीं हुई. फादर के जीन्स के बारे में बात हुई नहीं. तो आंसर क्या हो गया? बॉम्बे. तो आंसर क्या हो जाएगा? इजी था, बॉम्बे था. ठीक है, तो इसमें बहुत ही मजेदार से पॉइंट थे जो आपको समझ में आने चाहिए थे. ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों. पैसेज नंबर 3. पैसेज नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट कि कुछ महत्वपूर्ण बात हो रही है. एक बार देख लेते हैं किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम होम डिलीवरी. दिख रहा है? यस. हाउ ओवर होम डिलीवरी हैबिट रीशेप द वर्ल्ड. ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है. चलिए देखते हैं क्या मुद्दा डेवलप हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, ओके. इम्प्लिसिट इन दिस फिक्सेशन विथ टाइम इज द थीसिस दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेगुलर शॉपिंग एज कंपेयर टू ऑनलाइन शॉपिंग इज टू हाई. ठीक है, दैट द आवर्स स्पेंट ड्राइविंग टू बेटर बुक स्टोर in the next town
कैन बी स्पेंड डूइंग समथिंग मोर वैल्यूएबल। वेरी इंटरेस्टिंग है। देयर इज एन इम्प्लिसिट फिक्सेशन विथ टाइम। ठीक है, क्या इम्प्लिसिट फिक्सेशन है कि अगर आप कहीं पे सामान खरीदने गए, सामान खरीदने में आपका टाइम जाता है, वो टाइम अगर आप वहां पे नहीं खर्च करोगे, ठीक है, उसके जगह पे आप बहुत अच्छा अच्छा कर सकते हो, ये सुनो, तो आपका आने जाने का टाइम जो वेस्ट हो रहा है उसको गोली मारो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, ये बात हो रही है। ये सुनो दोस्तों, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल देखा होगा कहीं ना कहीं। जनरली कॉमर्स वाले बच्चों ने तो पक्का ही देखा होगा, आर्ट्स वालों ने भी देखा होगा, ठीक है, हाँ, साइंस वालों ने नहीं देखा होगा। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है कि भैया ये देखो, अगर आप अभी ये सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है, इन केस यू आर नॉट अटेंडिंग दिस सेशन एंड यू आर पॉसिबली यू कैन से डूइंग समथिंग एल्स, तो क्या आप जो दूसरा कोई चीज कर रहे हो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? इससे ज्यादा मुझे लगता है नहीं सर, नहीं महत्वपूर्ण है। इससे बेहतर चीज तो कोई और है ही नहीं, ये सुनो, ठीक है, तो भैया यही आपको पकड़ना चाहिए और कुछ तो करना ही नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट अब ये कॉन्ट्राडिक्शन देगा, बट पे ध्यान दो। बट एज अवर अर्बन लाइफ्स हैव ग्रोन मोर प्रेस फॉर टाइम, वी डाइज्ड our opportunity cost finer and finer. From budgeting days or slabs of hours, we have come to rationing minutes. ठीक है, हम अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते देखते समय की पाबंदी में, कम समय में जब हम काम करते हैं तो हम ऑब्वियसली पूरे दिन को तो देखते ही है, साथ में मिनट बाय मिनट भी देखते रहते हैं। डिलीवरी शेड्यूल्स हैव श्रंक इन पैरेलल। तो जैसे हमारा समय के साथ एक से डीलिंग करना बदला, जैसे हम छोटे छोटे सेकंड का भी ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपॉर्चुनिटी जो डिलीवरी शेड्यूल है वो भी होने लगा। यू माइट नाउ रीजन दैट इवन अ 12-minute वॉक टू अ स्टोर टू बाय अ कैन ऑफ बीन्स इज टू ग्रेट एन एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एंड द फी पेड फॉर 1 hour डिलीवरी इज अ फेयर प्राइस टू स्नैच दोज मिनट बैक इनटू योर लाइफ। तो ऐसा लगता है कि वो 12 मिनट वॉक बाजू की दुकान में जाने में लगता है, उससे ज्यादा, ठीक है, आप ये डिलीवरी का पैसा दे दो, ठीक है, ताकि वो 12 मिनट में आप कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर सको। ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज्यूम्स दैट वी विल अर्न द वैल्यू ऑफ दैट फी बैक इन सम वे इन दोस 12 मिनट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल ये मानता है कि उस 12 मिनट में हम कुछ बड़ा ही कर लेंगे भाई, है ना, ठीक है, जो हम वहां पे उसको पैसा दे रहे हैं ना, वो तो हम कवर अप कर लेंगे। Whereas truth is that we are most likely to squander them on Insta, and the internet promises us time then takes it right back. मतलब वो हमसे ले लेता है, ठीक है, हमें बोला कि हम दे देंगे तुम्हें टाइम, देखो आप हमसे ऑर्डर करो, आपका टाइम बचाएंगे। हम ऑर्डर भी करते हैं, टाइम बचता भी है, पर वो टाइम को हम कहाँ वेस्ट कर लेते हैं, इंटरनेट ले लेता है ना। दैट इज हाउ द आइडिया इज। बियॉन्ड द फीस दैट वी पे, आवर ऑर्डर्स हैव कॉस्ट, सम दैट वी रिकॉग्नाइज, some that we are slowly starting to come to the light. कुछ recognize करते हैं cost, अब कुछ अभी अभी पता चल रहे हैं। A lot of attention has rightly been paid to the toll that fulfilling our order takes upon workers in warehouses or drivers in delivery vans. तो उनके ऊपर cost बढ़ना चालू हो जाती है। क्या cost है, ठीक है, देखेंगे, उनके ऊपर परेशानी होती है, ठीक है, but additionally as our purchases, you can say, hurtle towards us in ever higher volumes at a ever faster rate, they exert an unseen transformative pressure on infrastructure, on cities and on the companies themselves. तो जो एक तरीके से देखे तो आपके जो लोग आपके यहाँ पे डिलीवरी करने आते हैं, ठीक है ना, उनको तो दिक्कत है ही है, ये सुनो, उनके ऊपर प्रेशर तो क्रिएट होता ही होता है, पर सोसाइटी के ऊपर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी, सिटी के ऊपर भी प्रेशर होता है। ये सुनो, द कस्टमर इज पुटिंग एन एनॉर्मस स्ट्रेन ऑन द सप्लाई चेन, ठीक है। जेम्स निकोल्स, अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Stephen George Plus Partners and industrial architecture firm, especially if you are ordering a thing in 5 different colors, trying them all on and sending 4 of them back, तो भैया आप सप्लाई चेन के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। आप लेंगे एक ही चीज पर आप कितना सारा ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, तो ये अजब, है ना, सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, गजब डिमांड की। ये सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है।
How the pressures of home delivery reorder the world can be understood best through a last mile, which is not strictly a mile, but the final leg that a parcel travels from, say, a Bhiwandi to a flat in Bandra in Mumbai. ठीक है, so there is home delivery का प्रेशर है. कौन सा प्रेशर है? लास्ट माइल का प्रेशर है. व्हाट इज द लास्ट माइल? आखिरी वाले बंदे तक चीजें पहुंचनी चाहिए. लास्ट माइल ऑब्सेसिस द डिलीवरी इंडस्ट्री. बहुत ऑब्सेशन है इस बात का, सब लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं. ये सुनो, नो वन इन डे टू डे हसल of e-commerce talks very seriously about the kind of trial balloon gimmicks that claim to revolutionize the last mile. दोस्तों, शुरुआत में तो सिर्फ बैकग्राउंड आया, मेन आर्ग्यूमेंट तो यहां से चालू हुई. ठीक है, कोई ट्रायल बलून गिमिक के बारे में बात नहीं करता है. ठीक है, लोग बोलते हैं कि ट्रायल बलून ने लास्ट माइल को रिवोल्यूशनलाइज कर दिया है. ठीक है, डिलीवरीज बाय ड्रोन एंड पैराशूट्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स, robots on sidewalk. Instead, most pressing last mile problems feel basic, low concept, old school. So क्या हुआ? ट्रायल बलून गिमिक ने क्या किया? ट्रायल बलून गिमिक क्या है कि लोगों को बोला ट्रायल करो ना, आपको नहीं पसंद है हम वापस ले लेंगे, ट्रायल करो. ठीक है, जिसने लास्ट माइल डिलीवरी को पूरा रिवोल्यूशनलाइज कर दिया ऐसा लोगों को लगा. ठीक है, क्योंकि लोगों ने ड्रोन के द्वारा डिलीवरी करना चालू कर दिया, ऑटोनोमस व्हीकल, रोबोट्स, ये सब हुआ. इंस्टेड द मोस्ट प्रेसिंग लास्ट माइल प्रॉब्लम इज स्टिल बेसिक, वेरी लो कंसेप्ट एंड ओल्ड स्कूल. ठीक है, वो कोई नई बात थोड़ी है. हाउ बेस्ट टू पैक अ बॉक्स, हाउ टू बीट ट्रैफिक, व्हाट टू डू व्हेन द डिलीवरी ड्राइवर रिंग्स द डोरबेल एंड नो वन इज एट होम, व्हाट टू डू विद द फॉरेस्ट ऑफ यूज्ड कार्डबोर्ड. इन होम डिलीवरी the last mile has become the most expensive and the difficult mile of all. तो प्रॉब्लम ये नहीं था कि लोगों को आखिरी तक पहुंचाए कैसे, है ना, मतलब ड्रोन लेकर आए, प्रॉब्लम वही पुराना रहा. ट्रैफिक वही का वही प्रॉब्लम, है ना, एनवायरमेंट को डैमेज करने का वही प्रॉब्लम. ठीक है, आदमी खरीदे नहीं वो भी प्रॉब्लम, मतलब अपना दरवाजा खोले नहीं. तो ये सब बातें हुई. सो पैराग्राफ स्टार्टेड कि एग्जैक्टली ये जो यू कैन से ई कॉमर्स का सिस्टम आया और लास्ट माइल डिलीवरी की बात आई, उसने कैसे सिस्टम को बदला, कहां कहां पे उसने प्रेशर किया, उसके बारे में बात हुई. चली गई. क्वेश्चन नंबर 3.1. ठीक है, क्या बात करता है? 3.1 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये बोलता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी राइटली जस्टिफाइड बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल. ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल? आप एक काम कर रहे थे, अगर आप वो काम नहीं करते तो उसके लिए आपको उसका समय मिल जाता, वो समय का क्या आप सदुपयोग कर पाते? ठीक है, तो अगर आप समय का सदुपयोग कर पाते, ये काम करने में आपको जो पैसा देना पड़ा उसके सामने आपने ज्यादा कुछ हासिल कर दिया. सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन ऑर्डर टू यू कैन से प्रिपेयर फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन, आपने सैंपल पेपर में ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखने की वजह से आपके दिमाग में अच्छे कंसेप्ट डेवलप हुए, आप मेरे साथ पढ़े, आपने इन कंसेप्ट को मेरे साथ यू कैन से डिस्कस किया, है ना, इन सबको आइडियाज आपके मन में डेवलप हुए, उससे जो आपको फायदा हुआ और आप अकेले इसको करते, है ना, उनको कंपेयर करते, दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यस और नो? चलिए, ग्रेट. सपना यूटिलाइजेस द टाइम शी स्पेंड्स इन अ कैब ऑन हर वे टू वर्क एवरी डे सीइंग मीम्स दैट हैव पोटेंशियल टू गो वायरल. वो खुद ड्राइव नहीं कर रही है, वो कैब में जा रही है. ठीक है, पर वो जो उसको समय मिला वो इंटरनेट के ऊपर वो स्पेंड कर रही है, तो वो वेस्टेज कर रही है. सही बात नहीं है ना. यहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात होगी. नंबर बी, राजेश चोज द प्रोफेशन ऑफ अ ट्रैफिक पुलिसमैन ओवर दैट ऑफ रेगुलर पुलिसमैन डिस्पाइट फॉर्मर बीइंग मोर डेंजरस टू हिज रेस्पिरेटरी हेल्थ. तो यहाँ तो उसने जानबूझ के आ बैल मुझे मार ऐसा किया. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ बैल मुझे मार नहीं होता है ना, ये होता है कि दोनों में से अच्छा कौन है ना, वैसा. इंस्टेड ऑफ कीपिंग हिज बीच शैक इन गोवा ओपन इन समर में गोवा बहुत गर्म हो जाता है. ठीक है, प्रताप चूज टू क्लोज दिस एंड ओपन अ कैफे इन द हिल्स ऑफ हिमाचल विच अट्रैक्ट्स मोर टूरिस्ट ड्यूरिंग द टाइम. बिल्कुल, गोवा से उसका शेक चालू रखता तो उसको पैसे मिलते, पर ज्यादा नहीं मिलते. पर उसको ज्यादा पैसा कहां से मिलता? हिमाचल से मिलता. तो ये पॉसिबल है. क्रिश्चियन
was compelled to quit her job because her mother was diagnosed with a terminal illness, needed someone to take care of her. Was compelled to quit. ठीक है, तो उसको गलत हुआ उसके साथ, तो ये सही बात नहीं है. तो आंसर क्या होना चाहिए? डी. इज दैट ओके विद एवरीवन? चलिए बढ़िया. सो वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3.2. दिस इज एन इंटरेस्टिंग आंसर सी. ठीक है ना, चलिए देखते हैं. 3.2. 3.2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम अबव पैसेज. कौन सा करेक्ट नहीं है? ओके, देखते हैं. वी हैव बिकम मोर एफिशिएंट इन मैनेजिंग आवर टाइम ड्यू टू फिनोमेना ऑफ होम डिलीवरी. हाँ, नहीं, हमने ऐसा सोच के चालू तो किया, पर देन स्टिल वी आर वेस्टिंग दिस टाइम ऑन इंस्टा. दैट इज व्हाट ही सेज. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट. तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है. वी हैव ओनली नाउ बिगन टू रियलाइज एडवर्स कंसिक्वेंसेस ऑफ होम डिलीवरी. इसने बोला था कि हाँ, हम अभी उसको समझना चालू कर रहे हैं. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज डेफिनेटली नॉट अ राइट आंसर बिकॉज ये इन्फर कर सकते थे. While it appears that online shopping saves time, the shopper who has saved time may in turn waste it by doing things on internet which is of little value. ये भी सही है. The trickiest aspect of home delivery is the stretch to be completed immediately prior to the parcel reaching the customer. बिल्कुल, that is called last mile. Last mile को यहाँ पे डिफाइन किया है अलग शब्दों में. नोट किया जाए, क्या बोला है इसको? It has to be completed immediately prior to the parcel reaching the customer. That is last mile. Last mile को यहाँ पे पैराफ्रेज किया है, तो ये भी ट्रू है. तो आंसर क्या होगा? A. Is this comfortable to everyone? चलिए बढ़िया. We go to question number 3.3. 3.3 बोलता है in the context of the above passage which of the following would be most appropriate meaning of the term trial balloon gimmick. ट्रायल बलून गिमिक क्या होता है ना, कि लोगों को ट्रायल दो, है ना, और लोग तुरंत उसको काम कर ले, उसका कोई पैसा वैसा देना नहीं है. ठीक है, चलिए देखते हैं. एन एक्सपेरिमेंटल मेजर टेकन टू ग्रैब अटेंशन ऑफ कस्टमर विदाउट मच थॉट बिहाइंड इट. पॉसिबल है. एरोगेंट मूव हो नहीं सकता है. अ मेजर दैट इज इनोवेटिव एंड इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट अ ड्रास्टिक चेंज इन कस्टमर बिहेवियर. ये पॉसिबल है, पर यहाँ पे नेगेटिव वर्ड बोला है. इट इज अ गिमिक, है ना. समझिए, ये ड्रास्टिक चेंज जो लेकर आएगा वो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है. ओके, इनोवेशन वर्ड यूज करा. ओके, इनोवेशन, ये सब वर्ड यूज करे. यहाँ पे बात हो रही है गिमिक. गिमिक इज अ नेगेटिव वर्ड. द मूव दैट कम्स एट एन एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट. उसकी कॉस्ट कितनी है वो पता नहीं है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है. सो बेटर आंसर क्या होगा आपका? ए. समझ आया आपको? मैंने सी क्यों नहीं मार्क करा? बिकॉज सी इज अ टर्म विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द ट्रायल बलून गिमिक थिंग. सो ये नहीं होना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए आपका ए. 3.4 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ. ऑथर किसके साथ अग्री करेगा? पहला, ऑनलाइन शॉपिंग एंड होम डिलीवरी हैव हेल्प पीपल ऑप्टिमाइज टाइम अवेलेबल फॉर देम टू डू थिंग्स दैट आर ऑफ वैल्यू टू देम. है ना, ऐसा माना गया था, बट इन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं. यस और नो? तो ये ऑथर इसके साथ अग्री करेगा नहीं. होम डिलीवरी allows customer to make prudent choices since they can order things in different colors or sizes and return the ones that they do not like. ऐसा कर सकते हैं, पर क्या वो prudent choice है? वो समझदारी की बात है? बोला ना. क्यों समझदारी की बात नहीं है? क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो से सप्लाई चेन है उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है. किसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है? सप्लाई चेन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा. Is that comfortable to everyone? चलिए बढ़िया. तो ये भी नहीं होगा. सी क्या बोलता है? ठीक है, the application of technology to solve problems of last mile delivery is changing and the innovation landscape in the world by presenting complex and unprecedented problems to the companies. ठीक है, तो भैया टेक्नोलॉजी ये चीज को बदल रही है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है. ठीक है, बात तो सही है. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आ तो रही है, ये सुनो. ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, बराबर है. ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लास्ट माइल डिलीवरी इज चेंजिंग इनोवेशन लैंडस्केप इन द वर्ल्ड. तो ऑथर बोलता है कि बदल तो रहा है, पर स्टिल जो मेन प्रॉब्लम रहे ना वो बेसिक ही रहे हैं. ठीक है, तो वो बेसिक के बारे में बोला, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है. ठीक है, डी पढ़ता है वन मस्ट फैक्टर एन एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट
इन रिलेशन टू आवर इकोसिस्टम व्हेन प्लेसिंग ऑर्डर फॉर होम डिलीवरी। ये तो उसने क्लियर कट बोला था। सो दिस लुक्स मोर अप्रोप्रिएट कंपेयर टू सी, ठीक है, क्योंकि सी में उसने बोला कि ये जो टेक्नोलॉजी आई उसने दुनिया बदली तो सही, पर फिर भी प्रॉब्लम वही के वही बेसिक रहे, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, सो देयरफॉर आंसर हो जाएगा आपका डी। यस और नो, इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? चलिए ग्रेट, नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आगे एक एक करके देखेंगे दोस्तों, ठीक है। वी स्टिल टॉक अबाउट ब्रिटिश कॉन्करिंग इंडिया, बट दैट फ्रेज डिस्गाइजेस अ मोर सिनिस्टर रियलिटी, ठीक है। तो हम अभी भी ब्रिटिश इंडिया को कॉन्कर कर चुके ऐसा बोलते हैं, पर ये फ्रेज है ना हमको डिस्गाइज करता है, धोखा देता है। फॉर इट वॉज नॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट बिगेन सीजिंग chunks of India in mid-18th century, but a dangerously unregulated private company. ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया, it was a private company जो प्रॉफिट मोटिव के साथ भागती है। ईस्ट इंडिया कंपनी was headquartered in a one small office, 5 windows wide in London, and managed in India by a violent, ruthless, intermittently mentally unstable corporate predator Robert Clive. कितना बुरा बोल दिया उस बंदे के बारे में, वायलेंट, रूथलेस, मेंटली अनस्टेबल। इंडिया's transition to colonialism, in other words, took place under a for-profit organization which existed entirely for the purpose of enriching its investor, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कॉन्कर किया, इस बात के साथ ऑथर सहमत नहीं है। वो बोलता है कि नहीं भैया, ये तो कंपनी का प्रॉब्लम है, कंपनी ने किया, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। दैट इज व्हाट ही सेज। यस नो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बोला है ना, मुझे लगता है कि मजेदार सा पॉइंट है। हिस्टोरियंस हैव ट्रेडिशनली प्रपोज्ड many reasons for astonishing success of EIC over its Indian rivals in 60 years between Carnatic War of 1740s to EIC's captures in Mughal at the end of Second Anglo-Maratha War in 1803. ठीक है, the mid-18th century fracturing India into tiny competing post-Mughal successor states and disunity within Indian states played an important role. उन्होंने कारण बताए, मजेदार से कारण बताए कि क्या हुआ, इन्होंने किस तरीके से ये सब काम हुआ, इसके बारे में उन्होंने बातें करी, ठीक है। क्या हुआ, किस तरीके से ऐसा हुआ, उसके बारे में इन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी, ठीक है। कारण बताए इन्होंने कि इंडिया के भी अपने खुद के कारण थे कि इंडियन स्टेट्स फ्रैक्चर्ड थे, ठीक है। फिर पोस्ट मुगल सक्सेसर कंपीटिंग नहीं थे, ठीक है। इंडियन स्टेट में यूनिटी नहीं थी, बराबर है। चलिए ग्रेट। सो ऑल्सो crucially important was a support that EIC enjoyed. ये कारण तो थे ही, इन कारण के अलावा another important कारण ये इन्होंने बोला, याद रखिएगा दोस्तों, this is very important, okay? चलिए ग्रेट, ठीक है। क्या बोला? enjoyed from the British Parliament. The relationship between company and Parliament grew steadily more symbiotic throughout 18th century. बराबर है। क्या हुआ? कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है भाई, तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा ना, वैसा। until eventually turn out that what we might today call a public private partnership, बाद में मतलब जिसको आज हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, वो वैसी ही थी पहले। रिटर्न नबोब्स लाइक क्लाइव, ठीक है, यूज देयर वेल्थ टू बाय बोथ एमपीज एंड पार्लियामेंट्री सीट्स। इन टर्न पार्लियामेंट बैक्ड कंपनी विद स्टेट पावर। तो जो क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग वापस आए देश में से, इंडिया से वापस इंग्लैंड गए और बहुत पैसे कमा के आए थे, और इन पैसों का उन्होंने क्या यूज करा, एमपी और पार्लियामेंट को खरीदने के लिए यूज करा। और इंटर्न पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने कंपनी को बैक किया, ठीक है। द शिप्स, सोल्जर्स, जो भी चाहिए थे वो सब पार्लियामेंट ने अप्रूव करता गया। ये सुनो, यूरोपियन आर्म्स रिमेन्ड टेक्नोलॉजी को मोर सुपीरियर देन दोस of their rival until 1760s when both Marathas and Sultan of Mysore began to reach military technological parity. तो 1760s तक तो ठीक है उनके पास बड़ा पावर था, पर बाद में मराठास और सुल्तान ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान की बात हो रही है, ठीक है, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल पैरिटी हासिल कर दी, इक्वालिटी हो गई। It had taken Indian states some 20 years to catch up with foreign innovations in military technology, tactics and discipline that had led to company's early successes, but by 1765 that gap was fast being breached. तो ये अभी तक फैक्ट बोले, इससे क्या इंप्लीमेंट होगा वो पता चलेगा कि इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी आ गई,
Thereafter, European military tactics were less important than the questions of resources and the innovations in governance and taxation which allowed company to raise vast sums of ready money at a moment's notice. ठीक है, तो मिलिट्री टैक्टिक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी देन द क्वेश्चन ऑफ रिसोर्सेस, पैसे कहां से लाएंगे. ठीक है, गवर्नेंस में क्या इनोवेशन करके आए आप. ठीक है, और ये सब चीज कंपनी अचीव कर पाई जब वो एक मोमेंट की नोटिस के ऊपर पैसे इकट्ठा कर पाई. फॉर बिहाइंड दिस स्कारलेट यूनिफॉर्म and Palladian palaces, the tiger shoots and the polkas of government house always lay the balance sheets of companies. Accountants with their ledger laying out profit and loss and companies fluctuating share price on London Stock Exchange. मतलब ये सब जो चीजें हो रही थी कि भैया वो जो यूनिफॉर्म पहन के है ना, स्कारलेट यूनिफॉर्म मतलब मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के बैठी है. पैलेडियन पैलेसेस जो थे यहाँ इंडिया में बड़े बड़े पैलेसेस में रहते थे. ठीक है ना, तो ये सब के पीछे क्या काम कर रहा था, प्रॉफिट लॉस. ये सुनो, एज बर्टनस्टीन पुट्स इट, मतलब सब कुछ पैसों की वजह से हो रहा था, सब कुछ प्रॉफिट लॉस के बारे में बात हो रही थी. जब ये प्रॉफिट लॉस बनता था तब ये लोग हम पे राज कर पाए, प्रॉफिट लॉस नहीं बनता होता तो ये हम पे राज नहीं कर पाते, ये उन्होंने कहा. समझ आया सबको? वेरी गुड. ठीक है, एज बर्टनस्टीन पुट इट, colonial conquest of India was as much bought as fought. colonial conquest जीती गई, उससे ज्यादा खरीदी गई थी. and the finance which enabled to happen came from, और ये पैसा आया कहां से, Jain and Marwadi bankers. The company traders and their Indian bankers had always spoke the same language when they began to work closely together from 1750s onwards. The result was victory of company Raj. company Raj आगे बढ़ने लगा. ये सुनो, यही हुआ, ये उन्होंने बताया. ठीक है, चलिए बढ़िया, मजेदार सा आर्ग्यूमेंट दिया. आर्ग्यूमेंट बहुत मजेदार है कि भैया इंडिया में जो कंपनी राज था वो कंपनी राज को मदद किसने किया, सेठ ने किया. सेठ कौन थे, जैन्स एंड यू कैन से मारवाड़ीज. ये सुनो, ठीक है, वो सेठ ने दे अंडररोट कंपनी टू अंडरराइट अ कंपनी, मतलब टू फंड देम. ये सुनो, इन रिटर्न टू गेन समथिंग. बराबर है, चलो बढ़िया. Why does the author suggest that colonization of India was not undertaken by British government? भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया था, किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था. इट इज प्राइवेट कंपनी ने किया था. ठीक है, बराबर है. क्यों ऐसा बोला, ब्रिटिश ने नहीं किया? बिकॉज EIC, which is a private corporation, initially seized the power and brought India under its rule. ये पॉसिबल आंसर है. दूसरा देखते हैं, बिकॉज British government was short of funds and did not have the resources to colonize. नहीं, ऐसा नहीं था, ये प्राइवेट था, इनको बिजनेस करना था, इसकी बात थी. बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अदर प्रायोरिटीज एट दैट टाइम, डिड नॉट गिव अटेंशन. ये कहीं पे नोट नहीं किया गया है. ये हो सकता है ना कारण, पर ऐसा पैराग्राफ में बोलना तो चाहिए, हिंट तो देनी चाहिए. ऐसा तो बोला नहीं. बिकॉज द प्राइवेट कॉर्पोरेशन हैड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ब्रिटिश पार्लियामेंट. हाँ, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था. ठीक है, ओके. और इसकी वजह से ये ग्रो करे, इसकी वजह से ये पावरफुल बने. ठीक है, पर उन्होंने कोलोनाइजेशन एक से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया. वो कैसे पता चला, क्योंकि EIC ने किया, इसकी वजह से, है ना. तो जैसे पैराग्राफ में बोला था दैट इंडियाज ट्रांजिशन टू कोलोनियलिज्म इन अदर वर्ड्स टुक प्लेस अंडर अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जिस्टेड एंटायरली फॉर द पर्पस ऑफ एनरिचिंग इन्वेस्टर. सो यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी ने किया. सो दैट इज अ बेटर आंसर. ठीक है, चलिए ग्रेट. 4.2 देखते हैं. 4.2 बोलता है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन put forward by historians as reasons why EIC was able to gain success over its enemies in India. क्यों EIC को सपोर्ट हुआ, EIC को वेपन्स मिले. वेपन्स किसने दिए, पार्लियामेंट का सपोर्ट मिला. पार्लियामेंट का सपोर्ट आया कैसे, पैसों से आया. ये सुनो, तो आंसर क्या होना चाहिए, द मैसिव सैलरी इट पेड टू सोल्जर. नहीं, द सपोर्ट EIC रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट. यस, दैट्स अ बेटर आंसर.
ये सुनो, बहुत सारे कारण थे, उनमें से इन्होंने हमसे सिर्फ एक ही कारण पूछा, विच इज बी, तो हमारा आंसर हो गया बी, कोई पंगा नहीं है। चलिए 4.3 पे चलते हैं। 4.3 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबव, क्या इन्फर कर सकते हैं? पहला, इंडियन बैंकर्स वर्किंग टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या इनको ब्रिटिश रूल इंडिया में चाहिए था? ऐसा बोल नहीं सकते थे, ऐसा जरूर बोल सकते थे कि इनको प्रॉफिट कमाना था, ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, ऐसा बोल सकते थे। इनको ब्रिटिश रूल चाहिए था नहीं चाहिए था, इस बात पे कोई मुद्दा नहीं था। द इंडियन बैंकर्स प्रिफर्ड टू वर्क विद एआईसी रादर देन विद इंडियन रूलर्स, है ना, ऐसा भी नहीं बोला। एआईसी वाज फोकस ऑन ब्रिंगिंग मिलिट्री ग्लोरी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, नहीं, तो ऑब्वियस आंसर क्या बनेगा? डी। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एआईसी वाज वेरी कंसर्न विद मेकिंग प्रॉफिट फॉर इट्स इन्वेस्टर एंड वाज गुड एट एंश्योरिंग लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडियन बैंकर, बिल्कुल सही बात है ना, वो लोन देते थे उनको तो इनको अच्छा लगता था, ठीक है। व्हाट डज ऑथर मीन व्हेन दे से एआईसी ट्रेडर एंड इंडियन बैंकर्स स्पोक इन द सेम लैंग्वेज? ये बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो व्हेन दे से दे स्पोक द सेम लैंग्वेज का मतलब क्या है? When they are talking about they spoke the same language, which means इन दोनों को एक दूसरे की बातें समझ आई, है ना, ठीक है। They understood each other well and agreed on many things, ठीक है, ये बोल सकते हैं। ये थोड़ा मुझे लगता है ये आंसर हो सकता था, ठीक है। स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज का मतलब है कि दोनों की अकाउंटिंग सिस्टम सेम थी, ऐसा बोल सकते थे, पर ऐसा कहीं पे हिंट था नहीं। सो बेटर आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। सो दैट इज वेरी इजी फॉर अस टू गेट, ठीक है। 4.5 बोलता है बेस्ड ऑन द you can say information in the passage, ठीक है, which of the following is the author most likely to agree with? author किसके साथ agree करेगा? Private corporations have nothing to gain from developing relationship with the government, गलत, इसी के लिए तो सब कुछ दुनिया आगे बढ़ी ना। रॉबर्ट क्लाई was a brilliant man, इसको इतनी गाली दी है ना भाई, है ना, कोई मतलब ही नहीं है, आगे बढ़ने की बात ही नहीं है, ठीक है। It is much better for a nation to be colonized by foreign government than by a प्राइवेट कॉरपोरेशन, ठीक है। अब क्या देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो क्या कुआं अच्छा है या खाई अच्छी है? ऐसा सवाल थोड़ी पूछा है, ठीक है। एडवांटेजेस सच एज बेटर वेपन विल ओनली कैरी कॉलोनाइजेशन पावर सो फार एंड इट विल इवेंचुअली हैव टू एंश्योर दैट इट हैज इनफ रिसोर्सेज टू अचीव इट सेम, बिल्कुल सही बात है। बोला सिर्फ वेपन से दुनिया थोड़ी जीती जाएगी, यू नीड टू हैव अदर मेथड्स टू डू दिस। अगर आपके पास कुछ और मेथड है तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। सो डी आंसर सही है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, बराबर है, चलिए बढ़िया, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग वन, बराबर है, ओके। तो दोस्तों इस पेपर में टोटल ठीक है से 6 पैसेजेस दिए गए थे इंग्लिश के, हम 4 कर चुके हैं, 5वें पे जा रहे हैं दोस्तों। ये अभी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इंटरेस्टिंग वन है, पर आप मेरे साथ जब ये नोट करोगे ना तो आपको बड़ा फायदा होगा, है ना। ये बिल्कुल फायदेकारक चीज है, मेहनत की बात है, लंबा समय भले जाए पर इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्रेट, देखते हैं। रोल ऑफ कंट्री, रोल ऑफ काउंटी क्लर्जी वाज रिमार्केबली लूज वन। क्लर्जी, हु इज अ क्लर्जी? एक पंडित होता है, पादरी होता है, ठीक है ना, धर्म गुरु होता है, उसको क्लर्जी बोलते हैं। पीटी, पवित्रता वाज नॉट नेसेसरली अ रिक्वायरमेंट और इवन एन एक्सपेक्टेशन, है ना, पवित्रता जरूरी नहीं थी। ऑर्डिनेशन इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड रिक्वायर यूनिवर्सिटी डिग्री, इंग्लैंड में चर्च में जाना तो डिग्री चाहिए। बट मोस्ट मिनिस्टर्स रेड क्लासिक्स, डिड नॉट स्टडी डिविनिटी एट ऑल, ठीक है, एंड सो हैड नो ट्रेनिंग इन हाउ टू प्रीच, प्रोवाइड इंस्पिरेशन और सॉलेस और अदरवाइज ऑफर मीनिंगफुल क्रिश्चियन सपोर्ट। तो उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है, उन्होंने न डिविनिटी पढ़ी, उन्होंने तो क्लासिक ही पढ़ी थी, डिग्री थी उनके पास, तो क्या प्रीच करना, कैसे लोगों को इंस्पिरेशन देनी, उसका ट्रेनिंग था नहीं। Many did not even bother composing sermons, but just bought a big book of prepared sermon and read one out once a week. तो वो लोग सिर्फ बोलते रहते थे, है ना, उनको आता नहीं था कुछ भी, ठीक है। दो, no one is intended it. The fact was to create a class of well educated. किसी ने ऐसे इंटेंड किया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा हो गया कि well educated wealthy people बने who had creditable activities for which they were not in any sense एक्चुअली एम्प्लॉयड। तो वो ऐसा कुछ काम कर रहे थे जो अच्छा था, क्रेडिटेबल था, ठीक है, पर उसके लिए उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, उनको पेमेंट कोई और चीज के लिए किया जा रहा था। कंसिडर परहैप्स द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लर्जीमैन ऑफ ऑल कॉल्ड रेवरेंड थॉमस बायस फ्रॉम टर्नब्रिज वेल्स इन कैंट, हु लिव्ड between this time
He was by all accounts a shy, hopeless preacher, but a singularly gifted mathematician. आयरनी दिखाई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आयरनी दिखाई. कैसा था? शाय और होपलेस प्रीचर था, पर रिमार्केबली ग्रेट मैथमेटिशियन था. ही डिवाइज्ड मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज कम टू बी नोन एज बायस थियरम. अगर आपने पढ़ा हो बायस थियरम, ये प्रोबेबिलिटी में आया था, ये सुनो. तो उन्होंने एक तगड़ा थियरम बनाया, ठीक है. People who understand Bayes' theorem can use it to work out complex problem involving probability distribution or inverse probabilities, as they are sometimes called. It is a way of arriving at statistically reliable probability based on a particular information. The most remarkable feature, अभी Bayes' theorem क्या है उसको बताने की कोशिश है, ठीक है ना. The most remarkable feature of Bayes' theorem is that it had no practical application without computers to do necessary calculations. So, in his own day, it was an interesting but fundamentally pointless exercise. कंप्यूटर के बगैर इसका क्या होगा? उस जमाने में तो कंप्यूटर था भी नहीं. Bayes evidently thought so little of this theorem that he did not bother to make it public. तो उसको लगा कि कोई वैल्यू वाला तो है नहीं, तो पब्लिक में उसको बताया नहीं. A friend sent his item to Royal Society in London 1763, 2 years later Bayes' death, where it was published in Society's Philosophical Transactions with the modest title An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances. In fact, it was a milestone in the history of mathematics. Today, Bayes' theorem is used in modeling climate change, predicting behavior of stock market, fixing radiocarbon dates, interpreting cosmological events, much else where interpretation of probability is an issue. ठीक है, तो ये सब चीज आजकल हो रहा है, ठीक है. And all because of thoughtful jottings of 18th century English clergyman. शुरुआत करी इन्होंने, क्लर्जीमैन के पास कितना टाइम था और उन्होंने अपना टाइम कहीं पे लगाया, और उस टाइम की वजह से क्या नई चीज बनी उसके बारे में बात करी गई है. चलिए ग्रेट. 5.1 which of the following cannot be rightly inferred from the passage. क्या इन्फर नहीं कर सकते? पहला, थॉमस बायस had time to spend on mathematical studies aside from his professional duty. प्रोफेशनल ड्यूटी क्या थी? प्रीच करने की. उसके पास टाइम था क्या? हाँ, तभी तो उसने ये किया होगा. पॉसिबल है. क्लर्जीमैन इन द पीरियड डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज वर नॉट इंटेलिजेंट. क्या बात कर रहे हो? थॉमस बेस तो इंटेलिजेंट था, ये इन्फर नहीं कर सकते. ऑर्डिनेशन इन चर्च ऑफ इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी डिड नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी. आपको जो स्टडी, मतलब आपको जो प्रीच करना था, प्रीच करने के लिए आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए. ऑर्डिनेशन करने के लिए, प्रीच करने के लिए आपको स्पेशलाइज नहीं चाहिए था, ये ऐसा ऑथर बोला था. डिस्कवरीज दैट हैव नो एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट मे प्रूव वैल्यूएबल इन फ्यूचर विच इज कॉल्ड बायस थियरी. ये सुनो, तो ये भी ऑथर बोला था, तो क्या नहीं बोला? बी. सो क्या इन्फर नहीं कर सकते? बी. 5.2 फ्रॉम द पैसेज अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर अबाउट थॉमस बाय. थॉमस बाय के बारे में हम क्या इन्फर कर सकते हैं? His father had also been clergyman. फादर के बारे में कुछ नहीं पता. He was from noble household and his family was related to royal family. ऐसा बोला था कि बहुत सारे लोग आए थे जो नोबल और अमीर घर से आए थे, पर क्या बाय अमीर घर से आया था ये पता नहीं है. He did not like people who came to his church, so he spent all his time on the mathematics. उसको पसंद नहीं था लोग आए चर्च में, उसकी पसंद नापसंद के बारे में बोला नहीं था. He thought discoveries that did not have practical value were not worth telling to other, और इसकी वजह से इसने कुछ कहीं पे लिखा नहीं, किसी को बताया नहीं. उसके फ्रेंड ने बताया, उसके फ्रेंड ने ये लेटर भेजा जिसकी वजह से ये आउटकम आया. Which of the following is the author most likely to agree with the based on the content of the passage? ऑथर इनमें से कौन सी चीज के साथ अग्री करेगा? पहला पॉइंट, नो इंग्लिश क्लर्जीमैन इन 18th century wrote their own sermon. सबने ऐसा नहीं किया. बोला, ऐसा बोला था, ज्यादातर लोग नहीं करते थे. ये हो गया एक्सट्रीम, है ना. ये है आपका ट्रैप, आपको फंसाने का ट्रैप है दोस्तों, है ना. ये वर्ड आ गया नो इंग्लिश. एक्सट्रीम ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोला था कि ज्यादातर लोग बहुत वेल एजुकेटेड थे, वेल्दी पीपल थे, उनके पास बहुत टाइम था, ठीक है, और ये पढ़ के नहीं आए थे, तो इसकी वजह से वो अपना सरमन लिखते नहीं थे. पर सब लोग नहीं लिखते थे, ऐसा कैसे बोले? ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते. बी, पीपल who have had a good education and lot of money and spare time can sometimes do wonderful thing. ये पॉसिबल है.
Organized religion is of no use to anyone, since no priest or preacher are specially trained by religion. ऐसा नहीं बोल सकते, वो तो बोला कि वो यूज तो कर ही रहे थे. Bias was very shy person and that is why he did not like to make any of his mathematical discoveries a public. ठीक है, वो शाई बंदा था, ऐसा तो नहीं बोला. इसकी वजह से उसको लगा कि भाई वो इतने काम का नहीं था और इसकी वजह से उसने उस चीजों को पब्लिक नहीं करा था. तो आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे. ठीक है, चलो बढ़िया. गो टू क्वेश्चन नंबर 5.4. द वर्ड प्रोबेबिलिटीज हैज यूज्ड इन द पैसेज मींस. प्रोबेबिलिटी वही जो प्रोबेबिलिटी आप और मैं मैथमेटिकली समझते हैं उसके बारे में बात हो रही है. इट्स अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज नहीं. इट्स अ कलेक्शन, organization, displaying, analysis, interpretation and presentation of data? Nahi. It is about likelihood or a chance of something occurring. This is a better answer. It's a branch of mathematics that studies relationship between side, length and angle. गलत बात है, ये तो ज्योमेट्री होता. Yes or no? तो आंसर क्या हो गया? C. C is a better answer. बहुत easy आंसर था ये, अगर आपने थोड़ा बहुत लेकिन से मैथ पढ़ा हो तो. Based on the information in the passage, which of the following can be ascribed to the publisher of philosophical transactions? ठीक है भैया, वो लोग कौन थे? They were the interested in publishing theoretical mathematical discovery. हाँ, तभी तो उन्होंने ये पब्लिश करा क्योंकि वो तो थ्योरी थी इनकी. They were interested in publishing discoveries that may not have had practical application at the time of publication. बाय का थियरम पब्लिश इन्होंने इसलिए तो करा कि भूल जाओ आज उसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं, कभी जरूरत पड़ सकती है. They did not restrict. सो मुझे नहीं पता कि ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं वो आज महत्वपूर्ण है या नहीं, पर कल शायद आपको बड़ा महत्वपूर्ण हो जाए. दे डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन टू फुल टाइम मैथमेटिशियन. ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ फुल टाइम मैथमेटिशियन ही पब्लिश करेंगे ऐसा तो नहीं किया. वो क्लर्जी मैन मिस्टर बाय हु वाज नॉट अ फुल टाइम मैथमेटिशियन फिर भी उसका बात तो पब्लिश करा ना. तो आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दिस. ठीक है, आई थिंक दिस वाज इजी. ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों. नंबर 6. आई अज्यूम वी ऑल बिलीव bats have experience. After all, they are mammals. There is no more doubt that they have experience, that mice or pigeon or gulls have experience. ठीक है, so they are mammal. और उनके पास भी experience है. Bats, although more closely related to us than those other species, वो हमारे जैसे हैं, उसके बावजूद present range of activity and a sensory apparatus so different from ours that the problem I want to pose is exceptionally vivid. ठीक है, तो दोस्तों वो हमारे जैसे तो है पर उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी सेंसरी अपैरेटस है, वो हमसे काफी अलग है. और इसीलिए मैं कुछ और मुद्दा आपके सामने डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, विच इज एक्सेप्शनली विविड, दो इट सर्टेनली कुड बी रेस्ड विद अदर स्पीशीज. वो दूसरे स्पीशीज के साथ भी हम रेस कर सकते हैं, पर हम बैट के साथ रेस कर रहे हैं. इवन विदाउट बेनिफिट और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, एनीवन who has spent time in an enclosed space with an excited bat knows what it is to be encounter a fundamentally alien form of life. अगर किसी ने बैट के साथ थोड़ा सा भी समय गुजारा हो तो उसको पता है कि बैट कौन है. ठीक है, ग्रेट. I have said that the essence of belief that bats have experience is that there is something that it is like to be a bat. मैं जब बोलता हूं कि बैट के पास एक्सपीरियंस है तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट देयर इज समथिंग लाइक टू बी अ बैट. अगर आप बैट होते तो आपको कैसी फीलिंग आती, ये बात हो रही है. नाउ वी नो दैट मोस्ट बैट्स परसीव द एक्सट्रीम वर्ल्ड प्राइमरली बाय सोनार. साउंड वेव से वो लोग समझते हैं या इको लोकेशन से समझते हैं. देयर ब्रेन आर डिजाइन टू कोरिलेट outgoing sound and subsequent echoes, and the information thus acquired enables bats to make precise discrimination of distance, size, shape, motion, texture. ठीक है, to those we make by vision. ये सब चीज हम विजन से समझ सकते हैं. डिस्टेंस कितना दूर है, क्या साइज है, हम देख के समझ पाते हैं. वो सोनार के द्वारा समझने की कोशिश करता है. बट बैट सोनार, though clearly a form of perception, is not similar in its operation to any sense that we possess. तो हमसे वो थोड़ा सा अलग है. सोनार का यूसेज और हमारा विजुअल यूसेज दोनों अलग अलग है. And there is no reason to suppose that it is subjectively like anything we can experience or imagine. ठीक है,
तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हम जैसा एक्सपीरियंस और इमेजिन कर सकते हैं वैसा ही वो लोग कर पाते हैं. दिस अपीयर्स टू क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर नोशन ऑफ व्हाट इट इज लाइक टू बी अ बैट. और इसीलिए ये चीज हमें एक डिफिकल्टी देती है कि कैसे हम सोच पाए कि अगर हम बैट होते तो क्या होता. वी मस्ट कंसिडर whether any method will permit us to extrapolate to the inner life of bat. हम हमारे लाइफ को देखकर बैट की लाइफ कैसी है उस बात को हम एक्स्ट्रापोलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो बोला हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है. एंड इफ नॉट व्हाट अल्टरनेटिव मेथड देयर मे बी फॉर अंडरस्टैंडिंग द नोशन. तो कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं. आवर ओन एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स अ बेसिक मटेरियल फॉर आवर इमेजिनेशन उस रेंज इज देयरफॉर लिमिटेड. हम हमारी इमेजिनेशन के मुताबिक एक्स्ट्रापोलेट कर पाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर एक्स्ट्रापोलेट कर पाते हैं, पर वो तो लिमिटेड है. इट विल नॉट हेल्प अस टू ट्राई टू इमेजिन दैट वन हैज वेबिंग ऑन वन्स आर्म्स which enables one to fly around at dusk and dawn catching insects in one's mouth or that one perceives the world through echolocation. तो ये सब बैट कर पाता है. उसके हाथ में वेब है, वो रात को उड़ पाता है, अपने खाने को पकड़ पाता है. ठीक है. ठीक है. इन सो फार एज आई कैन इमेजिन दिस इट टेल्स मी ओनली व्हाट इट वुड बी लाइक फॉर मी टू बिहेव एज अ बैट बिहेव्स. ठीक है. तो बैट जैसे बिहेव करता है वैसे ही मैं बिहेव करूं, है ना, तो मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलता है इस इंफॉर्मेशन की वजह से. बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन. आई वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज लाइक फॉर अ बैट टू बी अ बैट. मुझे ऐसा देखना है कि बैट अगर बैट है, ठीक है ना, कैसा लगेगा बैट अगर बैट होता तो. Yet, if I try to imagine this, I am restricted to the resources of my own mind, and those resources are inadequate to the task. Obviously ना कि बैट होता तो कैसा होता. ठीक है. मतलब अगर जैसे आप अगर मेल हो तो फीमेल होना फीमेल को कैसा लगता है ये आपको कैसे पता चलेगा. मेल को मेल होना कैसा लगता है वो फीमेल को कैसे पता चलेगा. ये वो बात हो रही है. आई कैन नॉट परफॉर्म इट अदर by imagining addition to my present experience or by imagining segments of gradually subtracted from it or by imagining some combination addition subtraction modification. तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ये ऑथर बोल देता है. ठीक है. मजेदार सा मुद्दा उठाया यहाँ पे. चलिए देखते हैं. ठीक है. इस मुद्दे को आगे समझने की कोशिश. ठीक है. पहला पॉइंट, why does the author choose the bats instead of mice, pigeon, whales to present main problem in the passage. ठीक है. क्यों ऐसा करता है. ठीक है. तो बोलता है कि ये इसलिए करता है, ठीक है ना, ये इसलिए करता है क्योंकि उनका पूरा काम करने का तरीका इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवरसेल्व्स. बट क्योंकि वो मैमल है और वो उनका अपना खुद का एक्सपीरियंस है तो उनके एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए ग्रेट. बिकॉज बैट्स आर वेरी सिमिलर टू अस and it would be very easy for us to imagine what the mind of bat would be most like. भाई बैट हमारे जैसे नहीं है, बैट बहुत अलग है, ऐसा ऑथर ने बोला था ना. ठीक है. यहाँ पे आगे कहीं पे क्लियर कट बोला था इन्होंने. सो आई एज्यूम बैट के पास एक्सपीरियंस है. ठीक है. आफ्टर ऑल देयर मैमल, देयर इज नो मोर डाउट दैट दे हैव एक्सपीरियंस देन द माइस एंड पिजन हैव. ठीक है. बैट्स ऑल्दो मोर क्लोजली रिलेटेड टू अस देन दोस ऑफ अदर स्पीशीज nevertheless present a range of activity that sensory apparatus so different from us. ठीक है. तो हमारे जैसे है पर उनके पास ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमसे अलग है. ठीक है. पर फिर भी उनके एक्सपीरियंसेस है और हम उनके एक्सपीरियंसेस सीखेंगे. ठीक है. तो वो हमसे अलग है, ये उन्होंने कहा था. ठीक है. तो सिमिलर टू अस तो आएगा नहीं बिकॉज दे आर मैमल एंड द पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट मैमल्स हैव एक्सपीरियंस. हाँ ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है, ये पॉसिबल है. बिकॉज माइस, पिजन, वेल्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू अस देन बैट्स. ये मुद्दा नहीं था. ठीक है. बिकॉज देयर हैबिट्स, बिहेवियर एंड सेंस ऑर्गन्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, येट पीपल आर विलिंग टू बिलीव दैट दे हैव एक्सपीरियंस. ये है मेन मुद्दा. इसी मुद्दे की वजह से इन्होंने ये आंसर दिया है. ओके. चलिए बढ़िया. ग्रेट. आंसर वुड बी डी. नंबर 6.2, व्हाट डज द वर्ड एलियन मीन. एलियन का मतलब है समवन हु इज अनफेमिलियर. ठीक है. इज नॉट फ्रॉम अदर कंट्री,
इज नॉट फ्रॉम अदर प्लेनेट बट समवन इज अनफेमिलियर, ये वर्ड उन्होंने यूज किया था, ठीक है ना. चलिए ग्रेट. नंबर 6.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ. ऑथर इसमें से किसके साथ अग्री करेगा? दैट वी विल ओनली अंडरस्टैंड बैट्स इफ वी अंडरस्टैंड द केमिकल प्रोसेसेस बिहाइंड. ओ, केमिकल प्रोसेसेस के बारे में कुछ नहीं बोला. That the experiences of the other species are not worth wondering about since our sense organs are different from their. अगर ऐसा होता तो ये बैट की स्टडी क्यों करता और ये पैराग्राफ क्यों लिखता? ऐसा तो बोला ही नहीं कि भाई उनकी एक से सेंस ऑर्गन अलग है और इसकी वजह से उनके एक्सपीरियंसेस अलग है और हमें उसके बारे में कुछ स्टडी करना ही नहीं चाहिए. भले उनके सेंस ऑर्गन अलग है पर फिर भी उनके एक्सपीरियंसेस है ना हमारे जैसे हो सकते हैं, ऐसा उसने बोला. That we cannot understand the experiences of other species by relying solely upon our own organ of perception. हम हमारे सेंस ऑर्गन को के ऊपर रिलाई करके हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को नहीं समझ पाएंगे. तो ऑथर ने ये बोला कि अगर आप थोड़े समय के लिए भी एक रूम के अंदर एक बैट के साथ बैठो तो आपको पता भी चले कि बैट कैसा सोचता है, तो ये आंसर नहीं होगा. एंड डी, that experiences of other species are not worth wondering about since we have our own experiences to worry about. Yes or no? ठीक है, तो ये हो सकता है ना. अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता, बराबर है, ठीक है, तो ये तो गलत बात है, ठीक है. तो आंसर क्या होना चाहिए फिर? ऑथर ने कहा कि हम हमारे सेंस ऑर्गन से ही दूसरों की बात समझ नहीं पाएंगे, ठीक है. तो ये सी वाला जो मुद्दा है ना, ठीक है, ये उसने शायद सही तरीके से बोला है, शायद मैंने उसको इंटरप्रेट करने में गलत ले लिया, ठीक है. तो यहाँ पे ये बोला कि लुक, ये जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस हमें समझने हैं वो सिर्फ हमारे सेंस से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है. हमें बैट को बैट के नजरिए से सोचना पड़ेगा, बैट के एक्सपीरियंसेस को बैट के नजरिए से देखना पड़ेगा. तो सी लुक्स बेटर आंसर, ठीक है. चलिए ग्रेट, तो ये समझ आया होगा आपको. 6.4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सिमिलर टू द प्रॉब्लम और क्वेश्चन द ऑथर डिस्कसेस इन द पैसेज. ठीक है, ऑथर डिस्कस कर रहा है द डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज लाइक टू बी एन इंजीनियर. ठीक है, ओके. अ पर्सन ऑफ वन रेस विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज लाइक टू बी अ पर्सन ऑफ अनदर रेस. A citizen of India will not be able to understand what it is like to be citizen of Sri Lanka. Cricketer will not be able to understand what it is like to be footballer. बात तो सही है, सब कुछ तो सेम ही लग रहा है, ये सुनो, क्योंकि ऑथर तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, बराबर है. ठीक है, सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसेस ऑफ वन स्पीशीज बाय रिलाइंग सोली अपॉन अवर ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन. ठीक है, तो ऑथर ये बोलता है कि बैट का परसेप्शन और उसके सेंसरी ऑर्गन्स हमसे अलग है. देर बाय, ठीक है, कोई भी मेथड हम इससे सीखेंगे, हमें जो पता है उससे हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ठीक है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, तो फिर ऑथर सजेस्ट करता है वी डू नॉट अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ सेंसिंग द वर्ल्ड थ्रू देयर ओन सेंसेस. यस और नो. ठीक है, तो हम यू कैन से इससे समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, सो ऑथर सजेस्ट दैट वी हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव वे. Okay, so that is, we cannot understand them if we are of one race and the other person is of another race. ठीक है, तो ये बेटर होगा कंपेयर टू डॉक्टर इंजीनियर को समझ नहीं पाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको सेंस के द्वारा उसको अगर सिखा दिया जाए तो समझ पाएगा. सिमिलरली अगर सिटीजन को दूसरे कंट्री की जानकारी दे दी जाए तो वो समझ पाएगा. क्रिकेटर को फुटबॉल के रूल समझा दिए जाए तो समझ पाएगा. पर एक रेस वाला बंदा दूसरे रेस की बात को नहीं समझ पाएगा जब तक वो उसको एक्सपीरियंस न करे तब तक. यस और नो. चलिए ग्रेट. नंबर 6.5, विच आर द ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज. ऑथर का मेन मुद्दा क्या है? दैट द ह्यूमन विल नेवर अंडरस्टैंड सोनार एंड इकोलोकेशन. गलत बात है. अगर हम समझ भी ले, हम सेंसर डेवलप कर भी ले, है ना, तो भी उसका एक्सपीरियंस अलग है. ये बोला था दैट आवर इमेजिनेशन इज वेरी वीक. ओ, ये तो बोलता है हम एक्स्ट्रापोलेट कर पाते हैं. एंड अनलेस वी मेक अ ड्रामेटिक एफर्ट वी विल नॉट एबल टू इमेजिन दिस. गलत बात है. दैट व्हाइल बैट्स मे हैव एक्सपीरियंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस सिंस आवर माइंड एंड वेज ऑफ परसेप्शन आर वेरी डिफरेंट. पॉसिबल है.
द बैट कैन नॉट पॉसिबली हैव एक्सपीरियंस। ओ गलत बात है, उसके पास एक्सपीरियंस है, इसी से तो शुरुआत हुई, तो आंसर क्या होगा? सी। समझ आया आपको? वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। आई होप आई कुड एक्सप्लेन द एंटायर आइडिया टू एवरीवन। ठीक है, मैं आपको, ठीक है, समझा पाया कि एग्जैक्टली ये क्या है, किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन बनाए। थोड़ा सा लंबा सेशन हुआ बट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। मैंने आपको रीजन के साथ समझाया कि कैसे इसको पढ़ना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीजन बट माई फोकस इज हाउ टू रीड, हाउ टू कनेक्ट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। दोस्तों अगर आपको ये सब चीज पसंद आती है तो दोस्तों ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।